दोस्तों, सिर पर सफेद टोपी, आंखों में आंसू और हाथ में अपनी बहन की मौत की रिपोर्ट लिए बैठी थी एक महिला। वो कोई आम महिला नहीं थी। वो उस जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी थी, जिलाधिकारी ईरा सक्सेना। लेकिन उस वक्त उसके पद का कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ एक बड़ी बहन थी, जिसकी मासूम बहन सिम्मी इलाज के इंतजार में सरकारी अस्पताल के गेट पर दम तोड़ चुकी थी। अस्पताल ने कहा, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी। मरीज देर से लाई गई थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ऑक्सीजन थी, दवा भी थी, पर सिर्फ वीआईपी के लिए। और सिम्मी वीआईपी नहीं थी। डीएम की बहन होने के बावजूद वो भी सिस्टम की बलि चढ़ गई। डीएम मैडम ने फिर जो किया उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, जून की तपती दोपहरी थी। लू के थपेड़े पूरे शहर को झुलसा रहे थे। सड़कें सूनी थीं, दुकानों के शटर आधे बंद और लोग छांव की तलाश में थे। पर एक घर के अंदर एक 18 साल की लड़की सिम्मी अपने बिस्तर पर पसीने में भीगी कराह रही थी। सांसें तेज थीं, माथे पर बुखार की गर्मी थी और आंखों में मां को पुकारने की ताकत तक नहीं बची थी। दीदी, कुछ हो रहा है? सिम्मी ने थरथराती आवाज में कहा। डीएम ईरा सक्सेना, जो अपने ऑफिस से कुछ देर पहले ही लौटी थीं, बहन की हालत देखकर सन्न रह गईं। वो जिलाधिकारी थीं, पर उस पल उनके हाथ कांप रहे थे जैसे कोई आम बहन हो। उन्होंने सिम्मी की नब्ज देखी, तेज और उखड़ी हुई। तुरंत गाड़ी निकालो, ईरा ने ड्राइवर को चिल्लाते हुए कहा और सिम्मी को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की ओर दौड़ी। सरकारी अस्पताल, जो कभी जनता के लिए जीवन रेखा कहा जाता था, अब एक जर्जर इमारत में तब्दील हो चुका था। गेट के बाहर भीड़, अंदर अफरा तफरी और स्टाफ के चेहरों पर घोर उदासीनता थी। गाड़ी जैसे ही अस्पताल पहुंची, ईरा ने खुद गाड़ी का दरवाजा खोला और सिम्मी को गोद में लेकर इमरजेंसी की तरफ दौड़ी। डॉक्टर, नर्स, कोई है? उन्होंने चीखा, लेकिन रिसेप्शन पर बैठी महिला ने सिर ऊपर उठाकर भी नहीं देखा। यहां वीआईपी को ही पहले देखा जाता है, बाकी लोग इंतजार करें, एक वार्ड बॉय ने मुंह में गुटखा दबाकर कहा। ईरा ने पहचान नहीं बताई। उन्हें लगा शायद सिस्टम को आम आदमी बनकर समझना ज्यादा जरूरी है। मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज देखिए। डॉक्टर राउंड पे गए हैं, आधे घंटे में आएंगे, कहकर वह अंदर चला गया। ईरा के चेहरे पर घबराहट फैल गई। उन्होंने सिम्मी के माथे पर हाथ रखा। अब पसीना सूख चुका था, लेकिन सांसें और ज्यादा तेज हो चुकी थीं। वो डीएम थीं, पर आज वो सिर्फ एक बेहाल बहन थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक सरकारी अस्पताल में मदद मांगना इतना मुश्किल क्यों है। 15 मिनट बीत गए, 20 मिनट, 25। ऑक्सीजन सिलेंडर खाली है, नया लाना पड़ेगा, एक नर्स ने कहा। तो लाओ ना, ईरा ने लगभग चीखते हुए कहा। हमारे पास नहीं है, मेडिकल स्टोर से लाओ, यहां कुछ नहीं मिलता फ्री में, उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया। ईरा भागकर बाहर गईं, प्राइवेट मेडिकल से सिलेंडर खरीदा, खुद उठाकर लाईं। जब तक वो लौटीं, सिम्मी की सांसें थम चुकी थीं। वो ठंडी पड़ चुकी थी, उसकी आंखें खुली थीं, जैसे अब भी कुछ कह रही हों। ईरा की दुनिया थम गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो चिल्लाएं, रोएं या किसी को मार दें। चारों तरफ भीड़ थी, लेकिन कोई भी संवेदनशील नहीं था। सिस्टम के हाथों एक डीएम की बहन मर चुकी थी। क्या फर्क पड़ता है, आम आदमी की औकात क्या होगी जब खुद जिला अधिकारी भी लाचार हो। शाम ढलने लगी थी। ईरा ने अपनी बहन की लाश को अपनी गोद में रखा और बैठ गईं। कोई पुलिस नहीं आई, न कोई डॉक्टर, सिर्फ एक नर्स माया चुपचाप पास आई और धीमे से कहा, मैडम, मैं जानती हूं ये सिस्टम सड़ चुका है, लेकिन आप चाहें तो इसे बदल सकती हैं, सिम्मी के लिए। ईरा ने उसकी ओर देखा और पहली बार उनकी आंखों में आंसू की जगह कुछ और था, आग। सिम्मी मर चुकी थी, लेकिन अब ईरा की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सरकारी अस्पताल के गेट के बाहर एक छोटी सी भीड़ जमा थी। धूप अब भी कम नहीं हुई थी, लेकिन वहां खड़े लोगों की निगाहें बार बार उस युवती पर टिक रही थीं, जो अपनी बहन की लाश को गोद में लिए बैठी थी। डीएम ईरा सक्सेना, जिसकी कलम एक आदेश से जिले की तस्वीर बदल सकती थी, आज जमीन पर बैठी थी, टूटी हुई, खामोश। सिम्मी की निःशब्द आंखें अब भी ईरा को देख रही थीं, जैसे कह रही हों, तुम तो सिस्टम थी ना दीदी, फिर मुझे क्यों नहीं बचा सकी?
ईरा की नजर बार बार सिम्मी के चेहरे पर टिक जाती। चेहरे की वो मासूमियत, वो उम्मीदें, सब कुछ जैसे पल में बुझ गई थीं। अस्पताल के अंदर कोई हलचल नहीं थी और बाहर खड़े लोग इस सन्नाटे को भय और शर्म से देख रहे थे। एक आदमी ने धीरे से कहा, अरे ये तो डीएम मैडम हैं। दूसरा बोला, क्या फिर भी इनकी बहन की मौत हो गई तो हमारा क्या होगा भाई? कानों में ये आवाजें घुल रही थीं, लेकिन ईरा उन्हें सुन नहीं रही थी। उनके भीतर एक ज्वालामुखी फूट रहा था जो धीरे धीरे शब्दों में नहीं, इरादों में बदल रहा था। सिम्मी ईरा की बहन ही नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे कोमल स्मृति थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ईरा ही माँ बनी, ईरा ही बाप। वो दिन याद आए जब सिम्मी डर के मारे स्कूल नहीं जाना चाहती थी और ईरा उसका हाथ पकड़कर कहती थी, तू पढ़ेगी, तू डॉक्टर बनेगी, मुझसे भी बड़ी। आज वही बच्ची अस्पताल के गेट पर मर गई थी। डॉक्टर तो दूर, किसी ने पानी तक नहीं दिया था। कुछ देर बाद 2 पुलिसकर्मी आए। उन्होंने भी ईरा को देखकर हैरानी से सलाम ठोका और बोला, मैडम पोस्टमार्टम कराना है? ईरा ने उनकी तरफ देखा। आंखें गीली थीं पर ठंडी नहीं। क्या करोगे पोस्टमार्टम? उसकी मौत का कारण तो मैं जानती हूं। कारण है तुम्हारा सिस्टम। पुलिसकर्मी सिर झुकाकर चुप हो गए। रात के करीब 8 बज चुके थे। सिम्मी की डेड बॉडी को लेकर ईरा अपने बंगले पर लौटी। किसी को शव को छूना तक लगाने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने खुद उसे धोया, कफन पहनाया और खुद अंतिम संस्कार की तैयारी की। पर अगले ही पल उन्होंने फोन उठाया और अपनी पीए से कहा, कल सुबह अस्पताल में खुद जांच करूंगी। एसपी, सीएमओ, सिविल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर सबको बुलाओ, प्रेस को भी। पीए हड़बड़ा गया, मैडम कल तो आपकी बहन की। ईरा की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था। बर्फ में लिपटी आग। मैंने सिम्मी को नहीं खोया, मैंने अपने जिले की बेटियों को खोने से बचाने की कसम खाई है। रात भर ईरा सो नहीं पाई। वो सरकारी रिकॉर्ड देखती रही। अस्पताल के टेंडर, दवाओं की सप्लाई, ऑक्सीजन की रिपोर्ट, सीएमओ के पिछले बयान। उनका दिमाग एक कंप्यूटर बन चुका था। आंखों में नींद नहीं थी, पर एक वादा था, सिम्मी की मौत बेकार नहीं जाएगी। अगले दिन सूरज उगा, लेकिन आज शहर में कुछ अलग होने वाला था। अस्पताल के गेट पर खड़ी वही डीएम अब सिस्टम से सवाल पूछने वाली थी। सुबह का सूरज जैसे पूरे शहर को नींद से नहीं, अपराध बोध से जगा रहा था। सरकारी अस्पताल के बाहर भारी भीड़ थी। कैमरे चमक रहे थे, पत्रकार माइक संभाले हुए थे और अधिकारी पसीना पोंछते हुए एक दूसरे को ताक रहे थे। आज इस अस्पताल में आम आदमी की नहीं, डीएम की बहन की मौत हुई थी और यह मौत अब फाइलों में बंद नहीं रहने वाली थी। डीएम ईरा सक्सेना अपनी सफेद सरकारी गाड़ी से उतरी। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, पर उनकी चाल में वो स्थिरता थी जो तूफान से पहले आती है। अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही उन्हें सिविल सर्जन, सीएमओ, अस्पताल अधीक्षक और तमाम अफसर लाइन में खड़े मिले। सबने एक साथ सलाम ठोका, पर उनके चेहरे पर संवेदना से ज्यादा डर था। सीएमओ साहब, क्या आपके अस्पताल में मरने वालों की गिनती के लिए कोई ऑटोमेटिक मशीन लगी है? ईरा ने पहला वार किया। सीएमओ ने सक पकाते हुए जवाब दिया, मैडम जी नहीं, मतलब रजिस्टर में एंट्री होती है। और मेरी बहन की? खामोशी। ईरा ने बिना किसी को कुछ कहे वार्ड नंबर 7 की ओर कदम बढ़ाए। वही जगह जहां सिम्मी ने तड़पते हुए दम तोड़ा था। रास्ते में गंदगी फैली थी, दीवारों पर खून के धब्बे सूख चुके थे और एक कोने में पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर पर जंग लगी हुई थी। ये काम कर रहा है? ईरा ने एक डॉक्टर से पूछा। नहीं मैडम, इसे रिप्लेस करने का प्रपोजल गया है। कब? 6 महीने पहले। ईरा ने मुंह फेर लिया। आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन अंदर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। सिम्मी की जगह कोई भी हो सकती थी। सीएमओ को बुलाया गया। ईरा ने उनसे सीधे सवाल किया, आपका स्टाफ कितने बजे रिपोर्ट करता है? सुबह 9 बजे मैडम। और मेरी बहन को कितने बजे लाया गया था? करीब 8:10। मतलब 1 घंटे तक अस्पताल में न कोई डॉक्टर था, न कोई नर्स। सीएमओ का चेहरा पीला पड़ गया। आपके अस्पताल में किसी की जान सिर्फ घड़ी के कांटे तय करते हैं? ईरा बाहर निकली। मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया। सवाल बरसने लगे। मैडम, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी?
क्या अस्पताल बंद कर दिया जाएगा? क्या ये सिर्फ आपकी बहन के लिए हो रहा है? ईरा ने माइक थाम लिया। नहीं, ये मेरी बहन के लिए नहीं है। ये उस हर माँ बेटी के लिए है जिसने सरकारी अस्पताल की चौखट पर उम्मीद लेकर कदम रखा लेकिन लाश लेकर लौटी। ईरा ने उसी दिन 3 आदेश जारी किए। 1. सीएमओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। 2. अस्पताल की सभी ऑक्सीजन मशीनों की आपात समीक्षा हो। 3. एक स्वतंत्र जांच कमेटी 3 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट दे। यह पहला मौका था जब एक डीएम ने अपनी निजी पीड़ा को जनता के सिस्टम सुधारने में बदल दिया। शाम को जब ईरा अपने कार्यालय लौटी तो उन्हें एक चिट्ठी मिली। सिम्मी की पुरानी डायरी का पन्ना था। दीदी, जब मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं किसी को यूं तड़प कर मरने नहीं दूंगी। लोग मुझसे डरेंगे नहीं, मुझ पर भरोसा करेंगे। ईरा ने वह पन्ना अपनी मेज पर रख दिया। अब उनका हर आदेश सिर्फ अफसर नहीं, सिम्मी की आत्मा की आवाज था। सरकारी अस्पताल की दीवारें शांत थीं, पर उनके भीतर एक भयानक हलचल शुरू हो चुकी थी। डीएम ईरा सक्सेना के आदेशों से जैसे पूरे स्वास्थ्य विभाग की नींव हिल गई थी। अस्पताल स्टाफ से लेकर सचिवालय तक हर चेहरा एक जैसे सवाल से जूझ रहा था। अब क्या होगा? जांच कमेटी बनी, लेकिन उसके गठन के साथ ही खेल शुरू हो गया। चेयरमैन वही व्यक्ति बनाया गया जो सीएमओ का कॉलेज फ्रेंड था। बाकी सदस्य भी ऐसे थे जो विभाग के पुराने एडजस्टमेंट सिस्टम के हिस्से थे। पहली मीटिंग में ही एक सदस्य ने कहा, देखिए, अस्पताल की गलती है जरूर, पर हमें इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए कि कोई अधिकारी डिप्रेशन में चला जाए। दूसरे ने हामी भरी, और मीडिया को भी कोई जवाब देना है तो भाषा थोड़ी संभाल कर होनी चाहिए। डीएम मैडम तो इमोशनल हो गई थीं, समझा जा सकता है। यह सिस्टम था, मुलायम बोल और धीमी कार्रवाई का, जिसमें हर दोषी बच जाता था। उसी शाम स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े अफसर ने ईरा को फोन किया। मैडम, कमेटी काम कर रही है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। रिपोर्ट जल्दी नहीं बन सकती। ईरा का लहजा सख्त हो गया। रिपोर्ट अगर 3 दिन में नहीं आई तो मैं खुद द्वारा करूंगी और हर वार्ड का वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। फिर जो होगा सबके सामने होगा। दूसरे तरफ खामोशी छा गई। ईरा को उसी दिन एक अनजान लिफाफा मिला। उसमें सिम्मी की मेडिकल फाइल की फोटोकॉपी थी। इलाज अधूरा था, तारीखें बदली हुई थीं। एक पर्चे पर लिखा था, ऑक्सीजन न होने पर मरीज को वार्ड से निकाल दो। नीचे एक डॉक्टर के साइन थे, डॉ. धीरज, वही डॉक्टर जो अब खुद को छुट्टी पर बता रहा था। ईरा ने फाइल टेबल पर रखी और गहरी सांस ली। अब ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये हत्या की तैयारी थी। अगले दिन ईरा ने खुद प्रेस को बुलाया। मेरे पास सबूत हैं कि मेरी बहन को जानबूझकर सही इलाज नहीं दिया गया। डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं थे और जो थे वो फाइलों में छेड़छाड़ कर रहे थे। मैं ये सिस्टम बदलने आई हूं और चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पत्रकारों ने तालियां नहीं बजाईं, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार किसी डीएम के लिए सम्मान और उम्मीद डाउन थी। उसी रात ईरा के ऑफिस के एक कंप्यूटर से सभी ऑक्सीजन ऑर्डर की फाइलें डिलीट कर दी गईं। आईटी टीम ने बताया कि सिस्टम से लॉगिन ईरा नाम से किया गया था। ईरा चौंकी। मेरे नाम से? जी मैडम, लगता है किसी ने आपके क्रेडेंशियल्स हैक कर लिए हैं। ये अब सिस्टम से लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई अब व्यक्तिगत हो चुकी थी। रात के करीब 11 बजे ईरा के सरकारी रेजिडेंस पर फोन आया। कोई पहचान में न आने वाली आवाज थी। बहन को खो दिया, अब खुद को भी मत खो बैठना मैडम, बहुत कुछ दांव पर लग जाएगा। ईरा ने फोन काटा और कमरे में सन्नाटा छा गया। ईरा ने उसी रात अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड और ईमानदार आईपीएस अफसर अर्जुन को फोन किया। मुझे तुम्हारी जरूरत है अर्जुन, ये लोग अब सिस्टम नहीं मुझे निशाना बना रहे हैं। अर्जुन का जवाब था, मैं सुबह 6 बजे तुम्हारे ऑफिस में मिलूंगा। अब ईरा सिर्फ एक अफसर नहीं थी, अब वो एक बहन थी, एक योद्धा थी और एक मिशन पर निकली इंसान थी। जांच की सच्चाई को कुचलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ईरा ने ठान लिया था, ये लड़ाई अब उन सभी बहनों के नाम होगी जो कभी सिस्टम की लापरवाही से मारी गईं। सूरज अपनी पहली किरणें जमीन पर बिखेर रहा था, लेकिन डीएम ईरा सक्सेना की आंखों में रात अब भी बाकी थी। वो अब थक नहीं रही थी, बल्कि हर खतरे के साथ उनकी हिम्मत और पक्की हो रही थी।
अस्पताल में काम करने वाले पुराने वार्ड बॉय रामबाबू को ईरा ने खुद अपने ऑफिस बुलवाया। वो कई सालों से वहां काम कर रहा था। सिम्मी की मौत के वक्त वही वार्ड में था। पहले तो वो घबराया, लेकिन जब ईरा ने उसे भरोसा दिलाया कि सच बोलने पर उसे सुरक्षा दी जाएगी, तब उसकी आंखों में एक अलग ही सच्चाई तैरने लगी। मैडम, उसने कांपते हुए कहा, उस रात ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा अगर मरीज वीआईपी नहीं है तो इंतजार करवा दो। ईरा सन्न रह गई। कौन डॉक्टर? डॉक्टर धीरज और नर्सिंग स्टाफ भी मना कर रहा था, पर उसने सबको चुप करा दिया। रामबाबू ने बताया कि सिम्मी की मौत के अगले दिन उसे छुट्टी पर भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद जब वापस आया तो उसका तबादला कर दिया गया था। मुझसे कहा गया था कि अगर कुछ बोला तो तुम्हारा बेटा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ईरा की मुट्ठियां भींच गईं। अब ये सिर्फ लापरवाही या भ्रष्टाचार नहीं था, ये संगठित अपराध था, एक पूरा सिस्टम जो सच्चाई को मारने पर तुला था। ईरा ने तत्काल अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की मांग की, मगर जवाब आया, सिस्टम में तकनीकी खराबी थी, उस दिन की फुटेज सेव नहीं हो पाई। लेकिन ईरा ने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल के बाहर लगे नगर निगम के कैमरों की जांच करवाई। फुटेज में सिम्मी को एम्बुलेंस से लाया जाना और डॉक्टर धीरज को बाहर जाते हुए देखा गया, वो भी ड्यूटी टाइम में। ईरा के बुलावे पर आईपीएस अर्जुन अगले दिन पहुंचा। वो तेज, समझदार और कानून का बेहद ईमानदार अफसर था। उसने आते ही ईरा से केस की पूरी फाइल ली। अब ये केस सिर्फ प्रशासनिक नहीं, आपराधिक जांच का विषय है, उसने कहा। ईरा ने उसकी आंखों में देखा। मैं इस केस को अधूरा नहीं छोड़ूंगी अर्जुन। उसी शाम सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ। इसमें एक नर्स डॉक्टर धीरज को कहती सुनी गई, सर, मरीज को सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं है। धीरज जवाब देता है, सरकारी अस्पताल है, यहां सबको नहीं बचाया जाता। ऑडियो सुनते ही पूरा जिला हिल गया। जनता सड़कों पर उतर आई। मीडिया चैनलों ने इसे मौत का अस्पताल कहना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कई अधिकारियों ने चुपचाप इस्तीफे देना शुरू कर दिए। सीएमओ पर भी सवाल उठने लगे। वहीं डीएम ईरा के खिलाफ अंदर खाने साजिशें तेज हो गईं। फर्जी शिकायतें भेजी जाने लगीं कि वो नियमों से ऊपर जाकर काम कर रही हैं। लेकिन इस बार सच खुद बोल रहा था और जनता अब ईरा के साथ थी। अर्जुन ने सलाह दी, हमें एक स्वतंत्र फॉरेंसिक टीम बुलानी चाहिए जो सिम्मी की मेडिकल फाइल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अस्पताल के दस्तावेजों की जांच करे। ईरा ने तुरंत दिल्ली की एक स्वतंत्र मेडिकल ऑडिट टीम से संपर्क किया। अब केस बाहर से भी जांचा जाएगा। जैसे जैसे जांच की परतें खुल रही थीं, हर कदम पर एक नई सच्चाई सामने आ रही थी। डीएम ईरा सक्सेना अब सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण बन चुकी थीं। अस्पताल के भीतर फैले अंधेरे को उजाले में लाने का वक्त आ चुका था। दिल्ली से आई स्वतंत्र मेडिकल ऑडिट टीम ने सिम्मी की फाइल, मेडिकल रिपोर्ट और अस्पताल की दवाइयों का स्टॉक रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। 2 दिनों की जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। मरीजों को दी जाने वाली महंगी दवाइयों की खरीद दिखाकर उनका वितरण नहीं किया गया था। सिम्मी की फाइल में इलाज की जो जानकारी दर्ज थी, वो मेडिकल साइंस के मानकों के बिल्कुल खिलाफ थी। अस्पताल में मौजूद मेडिकल उपकरणों में से 40% खराब पाए गए थे, लेकिन रिपोर्ट में उन्हें सक्रिय बताया गया था। ऑडिट टीम के प्रमुख डॉ. अमित घोष ने ईरा से कहा, मैडम, ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये हत्या है, प्रणालीगत हत्या। डीएम ईरा ने तुरंत बैठक बुलाई। आईपीएस अर्जुन, जिला जज, सीएमओ और जिलाधिकारी पुलिस सभी को बुलाया गया। अब हमारे पास सबूत हैं। डॉक्टर धीरज और कुछ वरिष्ठ स्टाफ को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ईरा ने दृढ़ता से कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं खुद नेतृत्व करूंगा, लेकिन एक बात तय है मैडम, ये लोग बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकते। अगली सुबह अस्पताल के मुख्य डॉक्टर धीरज को आईपीएस अर्जुन ने सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार किया। मीडिया, जनता और कर्मचारियों की मौजूदगी में उसे जब हथकड़ी लगी तो पूरे शहर में एक झंझावात सा मच गया। अर्जुन की आवाज गूंजी, आपको सरकारी कर्तव्य में लापरवाही, भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। डॉ. धीरज की आंखों में घबराहट थी, लेकिन उसने कहा,
ये सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। मीडिया वालों ने घेर लिया। डॉक्टर साहब, क्या सिम्मी की मौत के पीछे आप हैं? क्या अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी जानबूझकर की गई थी? लेकिन वो चुप रहा। उसकी चुप्पी ने सब कह दिया। अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि पिछले 3 सालों में 63 मौतें ऐसी हुई थीं जो ऑक्सीजन या समय पर इलाज न मिलने से हुई थीं, मगर हर एक को प्राकृतिक मृत्यु घोषित किया गया था। ईरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा सख्त। ये न्याय नहीं, ये बदला है उन आत्माओं के लिए जो बिना वजह चली गईं। डॉ. धीरज की गिरफ्तारी के बाद जनता में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा होकर नारे लगाने लगे, मौत के सौदागरों को सजा दो, हमारे बच्चों की मौत का हिसाब चाहिए। ईरा ने भीड़ को संबोधित किया, आपकी आवाज अब दबाई नहीं जाएगी। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इसी बीच अर्जुन को खबर मिली कि अस्पताल में भ्रष्टाचार का पैसा जिला मुख्यालय से भी ऊपर तक जाता था। कुछ नाम प्रशासनिक फाइलों में भी मिले। एक विधायक और एक पूर्व मंत्री का नाम भी दर्ज था। मैडम, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, हमें अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। ये अब सिर्फ एक डॉक्टर की गलती नहीं, ये पूरे तंत्र की सड़न है। ईरा चुपचाप सामने की दीवार पर लगी उस बच्ची की तस्वीर देखती रही जो अब नहीं थी, सिम्मी। उनके चेहरे पर सिर्फ एक भाव था, न्याय। गिरफ्तारी की लहर अब सिर्फ शुरुआत थी। अब असली लड़ाई शुरू हो रही थी। फांसी का फंदा अब सिर्फ डॉक्टर धीरज की गर्दन के इर्द गिर्द नहीं था, अब ये पूरे भ्रष्ट तंत्र के चारों ओर कसने लगा था। गिरफ्तारियां और खुलासे शहर को झकझोर चुके थे, लेकिन अब ईरा को महसूस हुआ कि असली शत्रु अभी पर्दे के पीछे है। डॉक्टर धीरज और उसका नेटवर्क सिर्फ एक मोहरा था। शतरंज की असली चालें राजनीति के गलियारों में चली जा रही थीं। एक सुबह जब डीएम ईरा अपने दफ्तर पहुंची, उनकी टेबल पर एक लिफाफा पड़ा मिला। कोई नाम नहीं, कोई मुहर नहीं। उन्होंने सावधानी से खोला। अंदर एक हाथ से लिखी चिट्ठी थी, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो अस्पताल की जांच यहीं बंद कर दो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किससे टकरा रही हो। वापस लौट जाओ, वरना सिम्मी जैसी और लाशें गिरेंगी। ईरा ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप चिट्ठी को अपने ड्रार में रख दिया। डर उनके लिए नया नहीं था, लेकिन अब यह डर एक बच्ची की मौत से लड़ रहा था। ईरा ने अर्जुन को बुलाया और चिट्ठी दिखाई। अर्जुन ने गंभीरता से पढ़ा और कहा, अब हम सही जगह पर वार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वे डरे हुए हैं, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अर्जुन और उनकी टीम ने पिछले 3 सालों की प्रशासनिक फाइलें निकालनी शुरू की। डॉक्टर धीरज के अस्पताल को मिलने वाली फंडिंग, निर्माण टेंडर और दवा सप्लाई के सभी कागजात खंगाले गए। कुछ ही समय में एक नाम उभर कर सामने आया, विधायक राघव प्रताप सिंह। राघव प्रताप सिंह 3 बार से शहर का विधायक था। उसकी छवि एक ईमानदार और सामाजिक नेता की थी, लेकिन जांच में पाया गया कि अस्पताल को दवाइयों की सप्लाई के टेंडर उसी की कंपनी को दिए जाते थे। हर साल फर्जी मरीजों के नाम पर लाखों की सब्सिडी निकालकर निजी खातों में ट्रांसफर की जाती थी। डॉक्टर धीरज और अस्पताल का प्रशासन उसी के इशारों पर चलता था। ईरा के माथे पर शिकन थी। इस शहर के बच्चों की मौत का सौदा किया गया है। अब चाहे सामने कोई भी हो, रुकना नहीं है। ईरा ने सारी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री से भेंट मांगी। राजधानी जाकर उन्होंने सारे प्रमाण, ऑडिट रिपोर्ट और धमकी की चिट्ठी सीएम के सामने रख दी। सीएम ने गंभीर स्वर में कहा, आपका साहस प्रशंसनीय है, लेकिन राजनीति में हर कदम सोच समझकर रखना होता है। ईरा ने सीधे आंखों में देखते हुए कहा, अगर न्याय के रास्ते में राजनीति आती है तो फिर मैं पद छोड़ दूंगी, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। मुख्यमंत्री थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, विधायक राघव प्रताप पर जांच की इजाजत दी जाती है, लेकिन इसे गोपनीय रखा जाए। जांच की खबर धीरे धीरे मीडिया में लीक होने लगी। विधायक समर्थकों ने ईरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। सरकारी भवनों के सामने धरने, सड़कों पर जाम और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चालू हो गई। लेकिन इन सब से इतर जनता का एक बड़ा वर्ग ईरा के साथ खड़ा हो गया। अस्पताल में मारे गए मरीजों के परिजन सड़कों पर उतर आए। ईरा दीदी को कुछ हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हर दिन शहर में एक नई लड़ाई छिड़ती,
लेकिन ईरा अब डरने वाली नहीं थी। इसी बीच अर्जुन को अपने सूत्रों से खबर मिली कि राघव प्रताप शहर छोड़कर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। ईरा ने फौरन एक विशेष टीम गठित की और उसे पकड़ने के लिए इंटरसेप्ट ऑर्डर जारी किया। 3 दिन की निगरानी के बाद राघव प्रताप को बॉर्डर पर पकड़ा गया। उसके पास से नकली पासपोर्ट, बड़ी मात्रा में कैश और एक पेन ड्राइव मिली। पेन ड्राइव खोलते ही ईरा और अर्जुन सन्न रह गए। उसमें अस्पताल से जुड़े वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, नेताओं और अफसरों की बातचीत के सबूत थे। अस्पताल एकमात्र अड्डा नहीं था, शहर के अन्य मेडिकल संस्थान, दवा कंपनियां और यहां तक कि स्कूलों के हेल्थ फंड भी इस जाल में फंसे हुए थे। ईरा जानती थीं कि राघव प्रताप सिर्फ एक प्यादा था। अब बारी थी उन राजाओं की जो वर्षों से इस चुप्पी के साम्राज्य को चला रहे थे। और इस बार शतरंज की बाजी ईरा की मुट्ठी में थी। रात का सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था, लेकिन डीएम ईरा की कोठी में हलचल थी। पेन ड्राइव में मिले सबूतों ने प्रशासन की जड़ों तक को झकझोर दिया था। लेकिन इस सारी तहकीकात के बीच अब एक नई चुनौती उनके दरवाजे पर थी। एक सीधी धमकी और एक विकल्प, केस वापस लो या जान दे दो। ईरा अपनी स्टडी में बैठी रिपोर्ट तैयार कर रही थीं कि तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। गार्ड ने बताया कि एक बुजुर्ग साधु उनसे मिलना चाहता है। इस वक्त ईरा को हैरानी हुई। साधु को अंदर लाया गया। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में धैर्य लेकिन लहजे में चेतावनी। बेटी, जो आग तुमने जलाई है वो केवल भ्रष्टाचार की नहीं, सत्ता की नींव हिलाने वाली है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो सच को जिंदा रखो और खुद को मिटा दो, या झूठ को अपना लो और सुरक्षित रहो। ईरा सन्न रह गई। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ एक दर्पण। अब तुम्हें खुद देखना है कि तुम्हारा चेहरा क्या झेल सकता है। अगली सुबह अर्जुन ने ईरा से मुलाकात की। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। उसने कहा, ईरा, इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। तुम निशाने पर आ चुकी हो। सरकार भी अब पीछे हटने लगी है। ईरा ने कहा, अगर मैं पीछे हट गई तो फिर कोई अफसर कभी इस हिम्मत की कोशिश नहीं करेगा। मैं इसे अंत तक ले जाऊंगी। शाम को ईरा एक मीटिंग से लौट रही थीं कि उनकी गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा गार्ड ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। गाड़ी का कांच चटक गया। ईरा की बाजू पर गोली छूकर निकल गई, लेकिन उनका हौसला नहीं डगमगाया। अब ये लड़ाई और निजी हो गई है, उन्होंने कहा। हमले की खबर फैलते ही शहर की जनता सड़कों पर उतर आई। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने ईरा की कोठी के बाहर मोमबत्तियां जलाकर नारे लगाए, ईरा दीदी, तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईरा की आंखें भर आईं। उसे अब समझ आया कि ये लड़ाई अब उसकी अकेली नहीं रही। राघव प्रताप सिंह से मिली जानकारी के आधार पर ईरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। लाइव टीवी पर उन्होंने सबूतों के साथ अस्पताल और राजनीतिक गठजोड़ का पर्दाफाश किया। वीडियो में विधायक, डॉक्टर और कुछ पुलिस अफसरों की बातचीत सुनाई गई, जिसमें वे फंड के बंदरबांट की बात कर रहे थे। पूरा प्रदेश हिल गया। अगले ही दिन हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर केस की विशेष जांच के आदेश दिए। ईरा को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक चिट्ठी मिली। आपने जो साहस दिखाया है वह दुर्लभ है, लेकिन आपकी सुरक्षा अब सर्वोपरि है। सरकार आपकी सराहना करती है और आपको वरिष्ठ प्रशासनिक पद के लिए नामित करती है। रात को ईरा अपनी बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। उसने अर्जुन से कहा, क्या हमने वाकई कुछ बदल दिया? अर्जुन मुस्कुराया। शायद सब कुछ नहीं बदला, लेकिन जो डर अब तक लोगों की रगों में था वह अब गुस्से में बदल गया है। अस्पताल अब बंद हो चुका था, दोषी जेल में थे और जनता न्याय की उम्मीद में जाग चुकी थी। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी कीमत थी वो रातें, वो जख्म, वो डर जिन्हें ईरा ने चुपचाप सहा था। मौत का अस्पताल अब जीवन का प्रतीक बन चुका था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें
क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है, इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखना हमारी सोच को नया आयाम देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपके प्यार और सहयोग से ही यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी का इस सफर में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो किसी खास विषय पर चाहिए था तो हमें जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आपका हर सुझाव हमारे लिए अनमोल है। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं, इसलिए हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहें।